Good morning, my dear students of class 11th. Today we will discuss about chapter first of the biology, that is living world. यानी आज हम आपकी बायोलॉजी में जीव विज्ञान के प्रथम चैप्टर जो आपका है सजीव जगत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सजीव जगत के बारे में चर्चा करने से पहले हमको पता होना चाहिए सजीव चीजें क्या होती हैं, सजीव प्राणी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। ऐसी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपने देख रखी हैं और सबको पता है कि सजीव क्या होता है, लेकिन फिर भी हम उनका एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं। दिए हुए डायग्राम में आपको बहुत सारी सजीव चीजें दिख रही होंगी, जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, जीवाणु हैं, मछलियां हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ये सारे सजीव प्राणी कहलाते हैं। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि सजीव है कौन और कौन सा निर्जीव है, यानी हु इज लिविंग और हु इज नॉन लिविंग, क्लियर? तो हमको सबसे पहले उनकी डेफिनेशन यानी परिभाषा अगर हम देखें तो मेनली living organisms are those organisms which have some qualities, some properties like body organization, metabolism and life process. अगर हम सजीवों की बात करें तो सजीव वे वस्तुएं होती हैं या वे जीव होते हैं जिनको सजीव बोलते हैं, जिनके अंदर शारीरिक संगठन, श्वसन, वृद्धि एवं उपापचय जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं या गुण होते हैं वो पाए जाते हैं, हम इनको सजीव कहते हैं। अच्छा, हम इनमें से जो अभी कुछ टर्म बोले हैं इनके बारे में हम बात करें, जैसे मेटाबॉलिज्म या उपापचय की बात करें तो हमारे शरीर में प्रतिपल बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो हमारे शरीर में हो रही है इसलिए जीव शरीर में हो रही है, इसलिए जैव और केमिकल रिएक्शन होती है इसलिए रासायनिक। हमारे शरीर में या प्लांट्स में कुछ हम किसी भी लिविंग की बात कर रहे हैं तो इनके शरीर में होने वाली जो जैव रासायनिक रिएक्शंस होती हैं या जैव रासायनिक प्रक्रिया होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जिनको बोलते हैं, इनको हम टोटली, जैसे कुछ होती है जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, कुछ होती है एनर्जी एक्वायर करती है, तो हम इनको इनका जो सम टोटल होता है एक साथ मिला के हमको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं या फिर हिंदी में उपापचय बोलते हैं। इसके अलावा जो लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रिया की अगर बात करें तो सभी सजीवों के द्वारा अपने एक्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस की जाती है हमको जैव प्रक्रिया बोलते हैं या लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर हम सजीवों की बात करें तो सजीव मूवमेंट करते हैं, इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब 9th में हमने पढ़ा होगा, कोशिका चैप्टर फर्स्ट में याद आया होगा, उसमें क्या होता था कि सभी सजीव प्राणी अपने किसी छोटे यूनिट से बने होते हैं जिसको लोग कोशिका कहते हैं, लेकिन निर्जीवों में हमको ऐसा कोई भी यूनिट, ऐसी कोई भी इकाई देखने को नहीं मिलती है। यह इकाई सिर्फ हमको लिविंग थिंग्स में या फिर सजीवों में ही देखने को मिलती है, ठीक है? तो इन दिस स्लाइड देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव और निर्जीव जीवों में यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के आधार पर, कुछ गुणों के आधार पर हम इनमें विभेदित करेंगे, इनको विभेदित करेंगे, इनके अंदर अंतर स्थापित करेंगे और बारी बारी हम आपको बताते जाएंगे। एक्चुअल में इसमें आपको सब इंग्लिश में होगा तो हम आपको हिंदी में बताते जाएंगे, आप नोटबुक में अपने साथ रख के उसमें पर्टिकुलर सेंटेंस को आप लिखते रहिएगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात करेंगे परिभाषा की, तो लिविंग थिंग्स, यहाँ भी परिभाषा आपको पता ही चल चुकी है कि लिविंग थिंग्स आर लिविंग थिंग्स दैट आर अलाइव एंड कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी ऐसे जीव जिनका शरीर छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल कौन से? कोशिका या छोटे धागे जैसे संरचनाओं से मिलकर बना होता है उनको कोशिका कहते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? सजीव प्राणी कहलाएंगे या लिविंग थिंग्स कहलाएंगे, लिविंग कहलाएंगे। नॉन लिविंग में ऐसा कोई भी संरचना, ऐसी कोई भी संगठन हमको दिखाई नहीं पड़ती है और इसलिए वो नॉन लिविंग कहलाते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो हम जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लास में डस्टर होता है या हम अपनी बॉडी की बात करें तो डस्टर और बॉडी में से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कौन होता है? हु इज वेल ऑर्गेनाइज्ड? तो हम देखेंगे हमारा बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। क्या डस्टर के अंदर भी कोई फंक्शन चल रहा होता है? नहीं। तो इसका मतलब हमारा बॉडी जो होता है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो मींस वी आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, सो आई एम लिविंग। और नॉन लिविंग में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस यानी संवेदना, यानी अगर हम बात करें कि कोई भी लिविंग बीइंग होता है, जैसे अगर आप देखते हैं कोई जानवर होता है, अगर उसके आसपास कोई खतरा होता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, या आपको कोई पीछे से या किसी भी तरफ से आवाज देता है या आपको किसी भी वातावरण में उत्पन्न होने वाले किसी भी परिवर्तनों का आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या होता है? ये उनके लिए हम संवेदित हैं या बाहर होने वाले परिवर्तनों के लिए हम संवेदित हैं। जैसे जाड़ों में आप स्वेटर पहनते हैं, गर्मी में आप हल्के कपड़े पहनते हैं, तो ये क्यों? परिवर्तन तो वातावरण में हो रहे हैं, तो हम क्यों चेंज कर रहे हैं? बिकॉज हम कॉन्शियस हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए संवेदनशील है, तो हम उनको रिस्पॉन्स करते हैं, हम किसी भी चीज को सेंस करते हैं, संवेदना उनको महसूस करते हैं और उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं, नहीं जवाब देते हैं, शरीर में वही उस हिसाब से प्रतिक्रिया होती है।
तो ये प्रतिक्रिया, सेंसेशन, ये कॉन्शियसनेस किसमें होगी? सिर्फ लिविंग बीइंग में। अच्छा, आप खुद सोच सकते हैं कोई जीवित प्राणी हो, अगर आप उसको ऐसे डांटे तो वो, अगर कोई जानवर होगा तो भाग जाएगा, लेकिन अगर आप कहीं टेबल चेयर हो उसको डांटेंगे तो क्या वो भाग के जाएगी? नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई सेंसेशन है नहीं। तो लिविंग कौन हो? वो जानवर। तो प्लांट की अगर बात करें नॉर्मली, तो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए रिएक्ट करते हैं। बाहर आप देखते ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो भी कुछ प्लांट मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। कुछ होते हैं जो ज़्यादा ठंडी में ग्रो करते हैं, यानी सब टेम्परेचर, लाइट वगैरह को सेंस करते हैं और उसके अनुसार ही अपनी रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग में ऐसी कोई भी सेंसेशन नहीं देखने को मिलेगी हमें। होम्योस्टैसिस, इसको हिंदी में समस्थैतिकता कहते हैं, यानी हम अगर देखें तो कोई भी लिविंग बीइंग अपने बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको चेंज करके अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे हम जाड़े में जब नहाते हैं कभी तो हमको शिवरिंग होती है, ये हमारी बॉडी की ही एक रिस्पॉन्स, हमारे शरीर का ही एक जवाब है कि बाहर हम जितनी ज़्यादा शिवरिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा और बाहर की ठंडक से हम उतना ही अपने बॉडी को बचा पाते हैं। ठीक है, तो इस बॉडी के इस रिस्पॉन्स को कि हमारा बॉडी बाहर के एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट हो जाए या बराबर हो जाए, तो इस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस। बट इट विल टोटली एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग। इनके अंदर कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं होता है कि ये इंटरनली या एक्सटर्नली किसी भी चेंज को रिस्पॉन्स कर पाए, यानी आप नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म हमने पहले ही बता दिया है कि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो प्रतिपल होती रहती है और उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी चेंज कभी भी आपको किसी नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगा। यानी आप किसी टेबल, चेयर, ब्रिक, पेन वगैरह में कहीं भी आप देखें तो ऐसा कोई चेंज देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्लांट सेल में देखें, एनिमल सेल में देखें, प्लांट बॉडी में देखें, एनिमल बॉडी में देखें, तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते और टूटते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी आप उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो इसका मतलब लिविंग बीइंग में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म होता है, जबकि नो मेटाबॉलिक चेंजेस आकर इन नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? ग्रोथ की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल आप अगर कोई मानो का बच्चा, छोटा सा बेबी देखें तो वो आज आपने अगर देखा 1 साल का है, आप 10 साल बाद देखो वो क्या 1 साल जैसा दिखेगा? नहीं, वो बड़ा हो जाएगा। या आप किसी जानवर की बात कर लें, उसका जो छोटा बेबी तो धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें कि जैसे कोई बोर्ड है, अगर आप इसको 10 साल बाद देखें तो क्या इसका साइज बढ़ जाएगा? इसका साइज नहीं बढ़ेगा, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन जो ग्रोथ करता है वो लिविंग थिंग है। क्लियर? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है उद्विकास। ग्रोथ को हम लोग हिंदी में वृद्धि बोलते हैं। इवोल्यूशन की बात करें तो लिविंग थिंग्स गो थ्रू इवोल्यूशन। अच्छा, आपने बहुत सारा सभी लोगों ने पिछले क्लासेस में बायो में पढ़ा होगा कि मानव का उद्विकास यानी ह्यूमन इवोल्यूशन, या अभी आपको नेक्स्ट क्लास में भी एक पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ने मिलेगा ह्यूमन इवोल्यूशन में। लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं कि आप बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे हैं और पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स में भी आपने पढ़ रखा है कि जो मानव का उद्विकास हुआ है वो कपियों से हुआ है, वानरों से हुआ है। तो आप अपनी फोटो यानी खुद को देखें और वानरों को देखें, कपियों को देखें, क्या एक जैसे दिखते? नहीं, यानी उनसे लेके और हम तक एनवायरमेंटल चेंजेस के होते होते बॉडी में अलग अलग चेंजेस हो गए और अलग अलग चेंजेस के थ्रू हमारी बॉडी ने नए नए और गुड कैरेक्टर्स को अडॉप्ट कर लिया, अपने अंदर ले लिया है, और जिसकी सहायता से ये हम टोटली पिछले एंसेस्टर्स से पूर्वजों से भिन्न हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा विकास हो गया। तो ये प्रवृत्ति, ये गुण सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में पाया जाता है। क्या ऐसा कोई गुण नॉन लिविंग में पाया जाता है? इसके अगर किसी डस्टर की बात करें तो आज ये ऐसा है, अगर आगे चल के यहाँ पर कहीं टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या ठंडा हो जाए तो क्या ये डस्टर का साइज और शेप या इसकी विजिबिलिटी, इसका अपीयरेंस ये चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। इसका मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है। तो आप इसमें भी क्लियरली समझ चुके हैं कि इवोल्यूशन किसमें होता है? सिर्फ लिविंग में होता है, यानी सजीव प्राणियों में होता है, और नॉन लिविंग में कोई भी इवोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है? सर्वाइवल, हर एक लिविंग बीइंग को जरूरत होती है, जैसे भोजन, पानी, हवा। क्यों जरूरत होती है? इनके सर्वाइवल के, जैसे हम अगर खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपना सर्वाइवल एग्जिस्ट कर सकें, मेंटेन कर सकें। लेकिन क्या ऐसी कोई भी नेसेसिटी, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नॉन लिविंग थिंग में होती है? आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ले लें, अपने घर के बर्तन, दरवाजे, दीवारें वगैरह कुछ भी ले लीजिए, क्या उनको आप पानी देते हो? क्या आप उनको खाना देते हो? हवा सांस लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग को कोई भी सर्वाइवल की नेसेसिटी, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि लिविंग बीइंग्स जितने होते हैं वो रिक्वायर करते हैं ऐसी चीजें। एंड नाउ लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन को हम लोग
सजीवन काल क्या होता है? किसी भी सजीव प्राणी का प्राकृतिक बर्थ यानी प्राकृतिक जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग जीवन काल बोलते हैं। अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो आपने देखा होगा कि जो लिविंग बीइंग होते हैं उनका जन्म भी हमको पता चलता है, उनकी मृत्यु भी हमको पता चलती है। जैसे किसी जानवर की मृत्यु हो गई या किसी इंसान की मृत्यु हो गई, लेकिन क्या अभी कभी भी आपने सुना है किसी टीवी फ्रिज कूलर इन चीज़ों की मृत्यु होती है? ये नष्ट जरूर होते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु आपने नहीं सुना कि इनके कोई भी कार्य होने बंद हो गए। इसका मतलब क्या है कि इनका कोई भी जीवन काल, कोई भी लाइफ स्पैन नहीं होता है। मीन्स देयर इज नो सच थिंग और लाइफ स्पैन इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऐसे क्या कैरेक्टर हैं? अगर हम देखें ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिनकी सहायता से हमको पता चल पाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट वो लिविंग है और नॉन लिविंग है। तो लिविंग के हम कैरेक्टर पता कर लेते हैं, सीधी बात है। तो वो कैरेक्टर नॉन लिविंग में टोटली एब्सेंट होंगे। लिविंग में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें, शरीर की संरचना देखें, तो आपने बहुत सारे 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय जीवों तक जो विकास होता है उसके बीच में कई प्रकार के शारीरिक संगठन देखने को मिलते हैं। कोशिकीय स्तर के, ऊतक स्तर के यानी सेलुलर ग्रेड का, टिश्यू ग्रेड का और बॉडी ऑर्गन ग्रेड का। तो इस प्रकार से जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। क्या हमारा शरीर अमीबा के जैसा होता है? नहीं। इसका मतलब उसके बॉडी में यानी सिंगल सेल में और हमारे बॉडी के सिंगल सेल में या हमारी टोटल बॉडी में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक मेन कैरेक्टर है लिविंग का। मेड अप ऑफ सेल अगर हम देखें तो लिविंग, हमने पहले ही बता दिया कि लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सेल यानी कोशिकाओं के बने होते हैं। और नॉन लिविंग सेल्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कोई भी संरचना, ऐसी कोई भी स्मॉलर यूनिट पाए जाने की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है। अगर हम देखें थर्ड है हमारा रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। अभी हमने होमियोस्टेसिस और कॉन्शियसनेस में यही बताया कि जो भी लिविंग होते हैं वो बाहर के किसी चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि आप सड़क जा रहे हो मान लिया और अचानक से आपके सामने कोई कार आ जाती है तो आप सडनली रुक जाते हैं। आपके पैर नीचे काटा रहता है, आप फिर भी रुक जाते हो। तो बेटा कार तो सामने आई थी, आपको क्या मतलब था, लेकिन आप फिर भी रुक जाते हो। इसका मतलब क्या, आपका बॉडी सामने से आने वाले डेंजर को पहले से पहचान जाता है और जैसे ही देखते वैसे ही पहचान जाता है और आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, तुरंत रुक जाते हो। ठीक है। या अगर हमारी आंखों में कुछ भी जाने वाला होता है तो सडनली हमारी पलकें अपने आप बंद हो जाती है। ये भी हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, यानी हम बाहर से किसी भी चेंज को रिस्पॉन्स करते हैं। ये हमारा कैरेक्टर है। ग्रो एंड डेवलप यानी ग्रोथ होना। हमारा सभी सजीव जो होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो बड़े होते हैं और फाइनली वो जीवन काल समाप्त करके उनकी डेथ भी होती है। ऑब्टेन एंड यूजेस एनर्जी, हम अपने खाने के द्वारा, सांस लेने के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं और इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और उसका यूज भी करते हैं। क्लियर। तो हमारी अर्थ पर स्टार्टिंग से लेके और अब तक बहुत सारे टाइप के, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं लिविंग बीइंग्स में। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कई सारे साइंटिस्ट को हर लिविंग बीइंग की प्रॉपर स्टडी के लिए उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। क्योंकि आप देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लाइब्रेरी में देख रहे हैं तो एक बुक शेल्फ में अगर टोटल सारी बुक्स एक ही शेल्फ में हम लोग सबमिट मतलब फिल कर दें और फिर आपसे कोई कहा जाए कि जो आपका बायो बुक अचानक से निकाल के लिया तो आपके सामने एक वो ऑप्शन होंगे और दूसरी एक बुक शेल्फ रखी हुई जिसमें प्रॉपर्ली हर चैम्बर में लेबलिंग कर दी गई हो कि इसमें एक चैम्बर में साइंस की बुक रखी हुई है, एक में मैथ्स की रखी हुई है, एक में हिंदी की रखी हुई है। तो आप किस शेल्फ से सबसे आसानी से बुक निकाल सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप जिसमें लेबलिंग हुई है। इसका मतलब क्या होगा, जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स डिवाइड हो चुके हैं। सो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हर लिविंग बीइंग को, जितने भी हमारे प्लांट्स थे, एनिमल वैराइटीज थी, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना क्यों जरूरी था? टू स्टडी देम। उनकी इजियर स्टडी के लिए उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना जरूरी था और उनका डिवीजन करने का जो मेथड था उसको हम लोग हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं या फिर इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। यानी अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो देखते हैं कि वर्गीकरण है क्या, अलग अलग प्लांट्स को, एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड तो करते हैं, लेकिन किस बेसिस पर? उनकी सिमिलरिटी यानी उनमें समानताओं के बेसिस पर, उनके अंतर के बेसिस पर, उनके अंतरों के जो उनमें अंतर उस आधार पर। जैसे आप अगर देखें तो डॉग और कैट और कोई भी एक ट्री लीजिए, अगर आपसे बोला जाए कि एनिमल और ट्री को आप अलग अलग लीजिए तो डॉग और कैट को आप नॉर्मली ऐसे नहीं अलग कर दोगे, ट्री अलग कर दोगे। इसका मतलब कैसे आपने किया? इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर्स आपने देखे उनके अंदर कि डॉग और कैट में कुछ कैरेक्टर थे जो सिमिलर थे, लेकिन उनके अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जो ट्री से डिसिमिलर थे, जो अलग थे।
इसी प्रकार से आपने डिफरेंशिएट कर लिया आसानी से। तो इस प्रकार से हमारे पास नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जैव वर्गीकरण करने की हमारी जरूरत क्या थी? टू स्टडी एंड इंक्लूड ईच ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड हैबिटेट, यानी अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी स्टडी के लिए हमको उनको ग्रुपिंग करने की, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने की जरूरत थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअली बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने किया था, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल था वो रॉबर्ट एच व्हिटेकर, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट एच व्हिटेकर, और 1969 में इन्होंने सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो क्लासिफिकेशन था वो दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 जगत वर्गीकरण। अच्छा, यहाँ पे किंगडम जो वर्ड होता है अभी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। जितने भी आपकी टोटल लिविंग बींग, ना हम प्लांट की बात करें ना एनिमल की बात करें, जितने भी टोटल लिविंग बींग हैं, अगर हम उनको उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग डिवाइड करते हैं तो जो सबसे बड़ा ग्रुप बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किंगडम, या हिंदी में जगत। तो इन्होंने सबसे पहले थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी की संरचना के आधार पर, सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना के आधार पर, न्यूट्रिशन यानी पोषण के आधार पर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 बड़े बड़े समूहों में, बड़े किंगडम में, लार्ज किंगडम में डिवाइड किया था। और वो किंगडम क्या थे? सबसे पहला जो किंगडम कहलाता है वो था किंगडम मोनेरा यानी जगत मोनेरा, इसका नाम है जगत मोनेरा। इसमें सबसे पहले उन्होंने किन ऑर्गेनिज्म को रखा था? जीवाणु कोशिकाएं, जिनको आप नॉर्मली जानते हैं बैक्टीरिया के नाम से। ठीक है, दूसरा जो किंगडम था उसमें इन्होंने रखा था किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आप बहुत अच्छे से एग्जांपल जानते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, ये सारे एग्जांपल किसमें आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में। दूसरा जो थर्ड है किंगडम फंजाई यानी जगत कवक। कवक और फंजाई, आपने फंगस सुना होगा। फंगस का मतलब क्या हुआ? जिसको हम लोग हिंदी में फफूंद बोलते हैं। ऐसे पौधे जिनके अंदर हरित लवण या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है और उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की कोई कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती है, वो अपने फूड के लिए किसी दूसरी चीज पर या दूसरे डेड एलिमेंट पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं, एंड दे आर बिलोंग टू किंगडम फंजाई। किंगडम प्लांटी, नाम से हमको पता चल रहा है ऑल ग्रीन प्लांट्स बिलोंग विद दिस किंगडम। जितने भी ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे जिनके अंदर पर्णहरित या हरित लवण पाया जाता है, हम उनको संबंधित करते हैं किससे? जगत प्लांटी से या पादप जगत से। और किंगडम एनिमल जो लास्ट किंगडम है, इसमें सारे के सारे एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि एनिमल्स किन्हें कहते हैं, जिनके ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फूड बनाने की, अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ना हो। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें और चीज है, ये जो 2 किंगडम है, इन दोनों के जो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, यानी एक कोशिकीय है। लेकिन जो बाकी 3 हैं, ये इनमें ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय है। अच्छा एक चीज, अगर दोनों एक कोशिकीय है या यूनिसेलुलर है, तो क्या नीड है कि इनको अलग अलग किंगडम में रखा गया? नीड ये है, जरूरत ये थी कि ये जो किंगडम थे, ये जो ऑर्गेनिज्म थे, ये पूर्व केंद्र की है, ये सुकेंद्र की, यानी इंग्लिश में अगर बोले तो ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, व्हाट इज यूकैरियोटिक? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक जो होता है वो वर्ड कैरियोस से लिया गया है। कैरियोस का मतलब होता है केंद्र, यानी ऐसे जीव, ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर प्रिमिटिव यानी पुराने प्रकार का केंद्रक पाया जाए। और पुराने प्रकार के केंद्रक का गुण बेटा ये था कि उस केंद्र की केंद्रक कला, जो आपने 9th में कोशिका पढ़ी होगी, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्र की दीवार ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है, जो सुकेंद्रक, इसका मतलब होता है एडवांस्ड यानी सच्चा। तो इसका मतलब ये होता है कि इन कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका थी उसके अंदर केंद्र की कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड पाई जाएगी, वेल डिफरेंशिएटेड पाई जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि इतने आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे।